फ्रेंड्स, मैं हूं सुचित्रा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं सुपरपोजिशन थ्योरम अध्यारोपण प्रमेय। पिछले वीडियोस में हमने किरचॉफ के नियम पढ़े थे, जिसकी सहायता से जटिल परिपथों की कैलकुलेशन की जाती है। उसमें धारा का मान, वोल्टेज का मान ज्ञात किया जाता है। लेकिन कुछ परिपथ इतने अधिक जटिल होते हैं कि उनको किरचॉफ के नियम से सॉल्व करने पर उनकी कैलकुलेशन कुछ ज्यादा ही क्या हो जाती है, ट्रिकी हो जाती है। तो कैलकुलेशन को ट्रिकी होने से बचाने के लिए और अधिक ईजी करने के लिए हम अध्यारोपण प्रमेय काम में लेते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है अध्यारोपण प्रमेय। तो जानते हैं अध्यारोपण प्रमेय के बारे में। मान लीजिए आपके पास एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें 2 या 2 से अधिक विद्युत स्रोत हैं और इसमें 2 या 2 से अधिक प्रतिबाधाएं हैं। अब इस परिपथ की किसी भी शाखा में किसी भी बिंदु पर हमें धारा का मान निकालना है। तो ये प्रमेय हमें कहती है कि जब भी हमें किसी बिंदु पर धारा का मान निकालना है तो इन सभी विद्युत स्रोतों के कारण मान लीजिए इस बिंदु पर हमें धारा का मान निकालना है। तो इस बिंदु पर या इस प्रतिबाधा Z1 में धारा का मान इन अलग अलग स्रोतों से, जैसे E1 स्रोत से यहाँ बहने वाली धारा और E2 स्रोत के कारण इसमें Z1 में बहने वाली धारा, इन दोनों के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। ऐसे ही अगर बहुत सारे विद्युत स्रोत होंगे तो उनकी वजह से भी इस Z1 में बहने वाली धारा का मान अलग अलग विद्युत स्रोतों से इसमें बहने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। आइए हम अध्यारोपण प्रमेय का स्टेटमेंट देख लेते हैं। इसका स्टेटमेंट कहता है कि किसी रेखीय परिपथ की किसी शाखा में कुल धारा का मान अलग अलग स्रोतों द्वारा उस शाखा में प्रवाहित धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। और इसके साथ एक लाइन और ऐड होती है इसमें, वो है कि जबकि दूसरे स्रोतों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर दिया गया हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारे पास देखिए यहाँ पे 2 विद्युत स्रोत हैं, E1 और E2। अगर E2 की भी कुछ आंतरिक प्रतिबाधाएं जैसे R1 है, तो जब हम किसी भी बिंदु पर विद्युत धारा का मान ज्ञात करेंगे तो जब E2 को हटाएंगे तो इसकी जगह हम ऐसे एक प्रतिरोध क्या लगा देंगे, R1, और उस प्रतिरोध को इसमें कंसिडर करते हुए E1 के कारण विद्युत धारा निकालेंगे। ऐसे ही जब हम E2 के लिए विद्युत धारा निकाल रहे होंगे तब E1 का जो आंतरिक प्रतिरोध है उसको इसकी जगह पे प्रतिस्थापित कर देंगे। अभी यहाँ पर E1 और E2 के आंतरिक प्रतिरोधों को शून्य माना गया है क्योंकि यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध नहीं दिखाए हुए हैं। अब देखिए, अगर हम इसके E2 विद्युत स्रोत को यहाँ से प्रतिस्थापित करते हैं ना मानकर E1 की वजह से अगर धारा देखते हैं तो हम ऐसा कुछ परिपथ बनाएंगे। यहाँ पे देखिए E2 को यहाँ से हटा दिया गया है और E1 के कारण इस परिपथ के किसी भी बिंदु में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कर लेंगे। ऐसे ही E1 को हटा करके E2 की वजह से इस परिपथ में जो धारा बह रही है उसका मान ज्ञात कर लेंगे, उनका बीजगणितीय योग कर देंगे। यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है बीजगणितीय योग। इसका मतलब हम समझ लेते हैं कि मान लीजिए E1 के कारण धारा I1 डैश डायरेक्शन में बह रही है और E2 के कारण धारा मान लीजिए इस डायरेक्शन में बह रही है। तो यहाँ पर Z1 में बहने वाली E1 और E2 के कारण बहने वाली दोनों धाराओं की दिशाएं क्या हो गई, विपरीत। तो इनको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और अगर धाराएं एक ही दिशा में बह रही है तो उनको हम क्या कर देंगे, उनको हम कर देते हैं प्लस। अब हम इस कथन की सत्यता को देखते हैं कि क्या ये कथन सही है। क्या अलग अलग स्रोतों से किसी बिंदु पर बहने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग किसी शाखा में बहने वाली कुल धारा के बराबर होता है? तो आइए देखते हैं हम अध्यारोपण प्रमेय का प्रूफ देखते हैं। अब इसको प्रूफ करते हैं। हमारे पास ये सर्किट दिया हुआ था, इसके कारण हम किसी भी धाराएं किसी भी बिंदु पर, मान लीजिए 2 धाराएं I1 और I2 हैं, इनका वैल्यू ज्ञात करेंगे और उसके बाद अध्यारोपण प्रमेय से भी I1 और I2 की वैल्यू ज्ञात करेंगे। अगर ये दोनों वैल्यूज़ बराबर आती हैं तो हमारी अध्यारोपण प्रमेय सत्यापित होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए इस सर्किट में E1 की वजह से बहने वाली धारा I1 दिखा दी, E2 की वजह से धारा I2 बह रही है। तो Z1 में प्रवाहित धारा हो जाएगी I1 और Z2 में प्रवाहित धारा हो जाएगी I2, और Z3 में इन दोनों का एक ही डायरेक्शन में बह रही है, इसलिए हो जाएगा इन दोनों का सम।
हमारे पास इस परिपथ में दो लूप हैं, ये फर्स्ट लूप है और ये वाला सेकंड लूप है। तो यहाँ पर इन दोनों लूपों में किरचॉफ की सहायता से हम धारा I1 और धारा I2 की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो पहले फर्स्ट लूप में देख लेते हैं किरचॉफ के नियम की सहायता से। फर्स्ट लूप किरचॉफ का लूप नियम लगाते हैं फर्स्ट लूप में। तो हमारे पास किरचॉफ का लूप क्या कहता है कि अगर यहाँ से धारा I1 बह रही है तो इन प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर कितना हो जाएगा। पहले यहाँ Z1 प्रतिबाधा में से धारा बह रही है I1, तो यहाँ पे किरचॉफ के लूप नियम से हो जाएगा Z1 I1, और Z3 लूप में Z3 प्रतिबाधा में धारा बह रही है I1 प्लस I2, तो किरचॉफ के द्वितीय नियम से हो जाएगा Z1 I1 प्लस Z3 I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू E1। यहाँ पे हमारे पास दो अननोन धाराएं हैं, एक धारा है I1 और दूसरी धारा है I2। तो अब हम इन दोनों धाराओं I1 और I2 को अलग अलग कर लेते हैं। तो इससे हमारे पास आ जाएगा Z1 प्लस Z3 I1 प्लस Z2 I2 इज इक्वल्स टू E1। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही हम सेकंड लूप में भी क्या करेंगे, किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे। तो सेकंड लूप में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने से हमारे पास आ जाएगा Z2 में धारा I2 बह रही है, तो Z2 I2, चूँकि हम धारा की दिशा में जा रहे हैं इसलिए ये धाराएं क्या होती जाएंगी, पॉजिटिव होती जाएंगी, और Z3 में हो जाएगी I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू E2। तो फिर बाद में हमारे पास अगर हम धारा I1 और I2 को अलग अलग करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन नंबर आ जाएगा 2। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 में हमारे पास दो अननोन धाराएं हैं, कौन कौन सी, एक है I1 और दूसरी है I2। तो हम दोनों इक्वेशन से I1 और I2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाता है, 1 और 2 को सॉल्व करने से I1 की वैल्यू आ जाएगी और ये आ जाएगी I2 की वैल्यू। तो इस तरह से किरचॉफ के नियम की सहायता से इस परिपथ में हमारे पास I1 और I2 की वैल्यूज़ आ जाती हैं। अब हम अध्यारोपण प्रमेय की सहायता से I1 और I2 की वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे कि क्या वे धाराएं भी इनके इक्वल आती हैं। अगर वे धाराएं इनके इक्वल आती हैं तो अध्यारोपण की प्रमेय सत्यापित हो जाती है। तो अब हम अध्यारोपण की प्रमेय की सहायता से E2 को हटा करके, ये जो E2 है हमारे पास सेकंड विद्युत स्रोत, इसको हटा करके पहले E1 के कारण क्या निकालेंगे, धारा निकालेंगे, और फिर E1 को हटा करके E2 के कारण I1 और I2 की वैल्यू निकालेंगे। और अगर ये वैल्यू इनके इक्वल आती हैं तो हमारी प्रमेय क्या हो जाती है, सत्यापित होती है। देखिए हमारे पास दो धाराएं I1 और I2 आ गई है और हमें ये प्रूव करनी है। तो अभी हम परिपथ में केवल E1 स्रोत मानते हैं, तो हमारा परिपथ कुछ इस तरह का बन जाता है। यहाँ से E2 स्रोत को हटा दिया गया है, उसकी आंतरिक प्रतिबाधा शून्य मानी थी, इसलिए यहाँ पे कोई प्रतिरोध नहीं लगाया है। अब इससे E1 विद्युत स्रोत की सहायता से I1 डैश और I2 डैश की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो इसे ज्ञात करने के लिए पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो Z1, Z2 और Z3 प्रतिबाधा हैं, इनकी तुल्य प्रतिबाधाएं कितनी हैं। तो इस E1 सोर्स के लिए Z2 और Z3 दोनों किस में हैं, समांतर क्रम संयोजन में है। हमने प्रतिरोधों का क्रम संयोजन पहले पढ़ा हुआ है, तो ये दोनों किस में, समांतर क्रम संयोजन में। और जब दो प्रतिबाधाएं प्रतिरोध समांतर क्रम संयोजन में होते हैं तो उनकी तुल्य प्रतिबाधाएं हो जाती हैं कितनी, Z2 Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3। तो ये वाली तुल्य प्रतिबाधा इस Z1 के क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो इस पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिबाधा या तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, Z इज इक्वल्स टू Z1 प्लस Z2 Z3 अपॉन में Z2 प्लस Z3। अब हमें क्या निकालना है, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा I1 डैश निकालनी है। तो ओम के नियम से क्या होता है, V इज इक्वल्स टू IR होता है। ये यहाँ प्रतिबाधा है तो हम इसे R की जगह Z यूज़ में ले रहे हैं। तो यहाँ से I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, विद्युत बल का मान कितना है, E1 अपॉन में कितना हो जाएगा, टोटल तुल्य प्रतिबाधा। तो यहाँ पर हमारे पास I1 डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E1 अपॉन में टोटल तुल्य प्रतिबाधा आ जाएगी। तो हमारे पास ये आ गया। यहाँ से I1 डैश को हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास I1 डैश की क्या आ जाती है, ये वाली वैल्यू आ जाती है। ऐसे ही हम I2 डैश निकालेंगे। तो जब हमें अगर I2 डैश निकालना है तो हम क्या देखेंगे,
यहाँ से I1 डैश से धारा आ रही है और ये I1 डैश धारा दो प्रतिबाधाओं Z2 और Z3 की ओर डिवाइड हो रही है। तो हमने धाराओं के डिवाइडेशन में हम जानते हैं कि धाराओं का डिवाइडेशन इस तरह से होता है कि Z2 में जो धारा I2 डैश जा रही है वो कितनी होगी, आधा Z2 में जो धारा जा रही है I2 डैश वो हो जाएगी I1 डैश Z3 अपॉन में Z2 प्लस Z3 हो जाएगी। अब हम I1 डैश का मान यहाँ से रख देंगे, इसके अंदर यहाँ से रख देंगे तो हमारे पास I2 डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास I2 डैश की वैल्यू आ जाएगी Z3 अपॉन Z1 प्लस Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 इंटू E1। तो हमारे पास I1 डैश और I2 डैश की वैल्यू जा गई। I1 डैश Z1 में E1 स्रोत के कारण बहने वाली धारा है और I2 क्या है, Z2 प्रतिबाधा में E1 स्रोत के कारण बहने वाली धारा है। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं, इनको हम नंबर दे सकते हैं, ये 3 है, ये 4 नंबर इक्वेशन है। तो हमारे पास 3 और 4 नंबर इक्वेशन आ गई हैं। ऐसे ही हम विद्युत स्रोत E2 के कारण भी I1 डबल डैश और I2 डबल डैश की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो आइए इन 4 समीकरणों को हम वापस लिख लेते हैं। I1 और I2 जो हमारे पास किरचॉफ के नियम से धाराएं आई थी, और जब E2 विद्युत स्रोत नहीं था तो हमारे पास धाराएं आई थी E1 डैश और E2 डैश। अब हम विद्युत स्रोत को ना मानते हुए E1 को ना मानते हुए परिपथ में केवल E2 स्रोत को मानने पर हमारे पास परिपथ बन जाता है कुछ इस तरह का। और यहाँ पे E2 विद्युत स्रोत आ गया है और E1 विद्युत स्रोत यहाँ से हटा दिया गया है, प्रतिस्थापित कर दिया गया। हालांकि अगर यहाँ आंतरिक प्रतिरोध होता तो प्रतिरोध से प्रतिस्थापित कर दिया जाता, यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध नहीं है तो इसे क्या कर दिया है, लघुपथित कर दिया है। अब देखिए इसमें भी हम तुल्य प्रतिबाधा निकालेंगे तो यहाँ E2 विद्युत स्रोत के लिए अभी Z1 और Z3 किस में हो जाएंगे, समांतर क्रम संयोजन में, और हमारे पास तुल्य प्रतिबाधा आ जाएगी Z1 Z3 अपॉन में Z1 प्लस Z3। और ये तुल्य प्रतिबाधा Z2 के क्या होगी, श्रेणी क्रम संयोजन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो हमारे पास टोटल तुल्य प्रतिबाधा आ जाएगी Z इज़ टू Z2 प्लस Z1 Z3 अपॉन में Z1 प्लस Z3। और जैसे हमने पहले किया था वैसे ही अब हम निकालेंगे किसकी वैल्यू, E2। देखिए यहाँ विद्युत स्रोत E2 से धारा कितनी निकल रही है, I2 डबल डैश निकल रही है। तो पहले धारा I2 डबल डैश की वैल्यू आ जाएगी ओम के नियम V = RI से E2 अपॉन में, ये इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास धाराएं आ जाएगी E2 डबल डैश = ये आ गई। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 5 आ गया। अभी इक्वेशन नंबर 5 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, I1 डबल डैश की वैल्यू निकालेंगे। तो जो I2 डबल डैश आ रही है वो इस नोड बिंदु से Z1 और Z3 दो की प्रतिबाधाओं की तरफ दो धाराओं में बंट जाती है। तो I2 डैश की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, सेम वैसे ही जैसे पिछली बार निकाला है। I1 डबल डैश हो जाएगा I2 इंटू Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3। यहाँ पे I2 डबल डैश की हमने यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दी है, और वैल्यू पुट करने के बाद इसे सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास I1 डबल डैश की वैल्यू आ जाती है, ये वाली Z2 Z3 E2 ये हमारे पास से आ जाती है I1 डबल डैश की वैल्यू। इस तरह से हमारे पास विद्युत स्रोत E2 की वजह से Z1 Z2 में बहने वाली धाराएं I1 डबल डैश और I2 डबल डैश की वैल्यूज़ आ गई हैं। तो अब हमारे पास 6 इक्वेशन हो गई हैं। एक बार इनको एक साथ फिर से लिख लेंगे। तो चलिए अभी देखते हैं कि हमारे पास पहले एक परिपथ था जिसमें हमने किरचॉफ के नियम की सहायता से I1 और I2 की वैल्यू कैलकुलेट की थी। फिर हमने सुपरपोजिशन थ्योरम की सहायता से हमने E2 स्रोत को हटा करके E1 स्रोत के लिए I1 डैश I2 डैश की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली, और E1 स्रोत को हटा करके E2 सोर्स की वजह से हमने I1 डबल डैश और I2 डबल डैश की वैल्यूज़ ज्ञात कर ली। और ये वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं। I1 I2 की वैल्यू ऊपर वाले परिपथ के लिए किरचॉफ के नियम की सहायता से आ गई, और ये I1 डैश है, I2 डैश की वैल्यूज़ आ गई हमारे पास में। ऐसे ही I1 डबल डैश और I2 डबल डैश की वैल्यूज़ हम निकाल चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे इस परिपथ को हमने दो परिपथों में तोड़ा था, जब E1 स्रोत लगा था और जब केवल E2 स्रोत लगा था। तो यहाँ देखिए Z1, ये यहाँ पे हमारे पास क्या है, Z1 प्रतिबाधा है। अब इस Z1 प्रतिबाधा में बहने वाली कुल धाराएं देखनी है। तो E1 सोर्स की वजह से Z1 में बहने वाली धारा कितनी है, I1 डैश, और E2 सोर्स की वजह से Z1 में बहने वाली धारा कितनी है, I1 डबल डैश।
ये दोनों धाराओं की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, तो Z1 प्रतिबाधा में बहने वाली कुल धारा का मान कितना हो जाएगा, I1 डैश माइनस I1 डबल डैश, और इनकी वैल्यूज़ हम पीछे जो समीकरणें हैं जो हमें साइड में दिख रही हैं उनसे इनकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास I1 की ये वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही हम दूसरी प्रतिबाधा जो कि Z2 है उसके लिए हम देखेंगे कि इसमें आने वाली धाराएं एक तो I2 डैश है जो इधर से आ रही है, और E2 सोर्स की वजह से I2 डबल डैश है। ये दोनों धाराएं भी क्या है, विपरीत दिशा में है, इसलिए Z2 प्रतिबाधा में बहने वाली धारा का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, I2 डैश माइनस I2 डबल डैश, और इनकी वैल्यू हम यहाँ इक्वेशन से लिख देंगे तो ये आ जाएगी। अब आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो I1 की वैल्यू है जो हमने इन इक्वेशंस की सहायता से निकाली, इन चारों इक्वेशन की सहायता से I1 और I2 की जो वैल्यूज़ निकाली हैं वो जब हमने किरचॉफ के नियम की सहायता से I1 और I2 की वैल्यू निकाली है उनकी क्या है, इक्वल हैं। तो इस तरह से हमारी अध्यारोपण प्रमेय क्या होती है, सत्यापित होती है। तो ये था अध्यारोपण प्रमेय का प्रूफ और अध्यारोपण प्रमेय का स्टेटमेंट।